अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग, ईरान के ऊपर अमेरिका की स्ट्राइक्स तो नज़र आ रहा है कि अब करनी ही पड़ेगी अमेरिका को। जितनी तैयारी हो चुकी है, जितनी फोर्सेस जमा की गई हैं, फिर सीरिया से अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी फोर्सेस को इराक की तरफ भेजा है, क्योंकि इराक का बॉर्डर ईरान से लगता है और इराक पूरा अमेरिका के कंट्रोल में है। तो वो होता नज़र आ रहा है। लेकिन यह है कि इस दौरान एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैक्सिको में अमेरिका जब से प्रेसिडेंट बना है डोनाल्ड ट्रंप, इसने प्रेशर बिल्ड किया हुआ था कि तुम्हारे यहाँ ड्रग कार्टेल्स हैं, ड्रग गैंग्स हैं जो अमेरिका में ड्रग्स बेचते हैं और हमारे हज़ारों लोग मरते हैं इन ड्रग्स की वजह से, उनके ऊपर एक्शन लो। और ये बात हकीकत है कि मैक्सिको में ड्रग्स कार्टेल्स बहुत हैं। देखें, एक्चुअली वहाँ पे क्या है कि कोलंबिया दुनिया में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। आप ये समझ लें कि पाकिस्तान और कोलंबिया दुनिया में ड्रग्स के सबसे बड़े डीलर्स हैं। और हम अभी बात करें अगर कोलंबिया की, तो वेनेजुएला, कोलंबिया, कोस्टा रिका, पनामा, होंडुरास, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, ये सब के जो ड्रग्स की प्रोडक्शन होती है, इनकी सबसे बड़ी मार्केट ऑफ कोर्स अमेरिका है और करीब तरीन है। और अमेरिका जाने के लिए आसान और सबसे सीधा रास्ता जो है ना, वो वाया मैक्सिको होता है। तो अब मसला ये है कि अमेरिका के अंदर मैक्सिको के ज़रिए ड्रग्स आती हैं। तो अमेरिका का प्रेशर था और मैक्सिको की प्रेसिडेंट हैं जो, उन्होंने आखिरकार एक्शन लिया अमेरिका के प्रेशर के ऊपर, और उन्होंने अब प्रेसिडेंट ट्रंप के मदद से, अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से इन ड्रग कार्टेल्स के ऊपर अटैक किया। और मैक्सिको का सबसे बड़ा जो ड्रग्स डीलर था एल मेंचो, उसको ऊपर अटैक करके मैक्सिकन आर्मी ने उसको कत्ल कर दिया। उसके बेटे और बेटी को गिरफ्तार कर लिया। उसमें अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस और मैक्सिको की आर्मी शामिल थी। और ये है कि इसमें मसला ये हुआ कि अब ड्रग्स गैंग थे, आप यकीन माने इनकी एम्पायर जो है ड्रग्स की, $40 बिलियन की एम्पायर। आप देखें दुनिया में कितने कंट्रीज़ हैं जिनका जीडीपी 40 बिलियन है। इतना बड़ा नेटवर्क है। इसका नतीजा ये निकला कि मैक्सिको में जगह जगह ड्रग्स डीलर्स ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए और वायोलेंस के तौर पे आगे बढ़े। पेट्रोल पंपों को इन्होंने बढ़ चढ़ के आग लगानी शुरू की, एयरपोर्ट के अंदर घुस गए, आम सिविलियंस को टारगेट करने लगे। ज़ाहिर ये ड्रग लॉर्ड्स हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता। और ऑब्वियसली इनके ऊपर एक्शन लेना बनता है। लेकिन मसला इनके पास, आप यकीन माने, इनके पास प्राइवेट सबमरीन्स हैं, ड्रोन्स हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स हैं। इतना ज़्यादा ये रिसोर्सफुल ये पूरा गैंग है। अब सवाल, जो मेन सवाल यहाँ पे पैदा होता है ना, कि मैक्सिको को तो आग लगी हुई है, ठीक है, अब कंट्रोल कर ही लेंगे। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने 6 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो हैं, चॉपर्स, वो भी भेजे हैं मैक्सिको में, और अमेरिका मदद कर रहा है मैक्सिको की। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब भी ये स्मगलिंग होती है तो इसमें दोनों कंट्रीज़ के लोग शामिल होते हैं। जैसे पाकिस्तान ईरान से बलूचिस्तान के ज़रिए जो पेट्रोल और डीज़ल की इतनी ज़बरदस्त स्मगलिंग करता है, उसमें एक तरफ तो ईरान के लोग शामिल हैं जो कि पेट्रोल और डीज़ल बेचते हैं। उनका तो फ़ायदा है कि उनके ऊपर तो एम्बार्गो है, उनको कहीं ना कहीं से पैसे लेने हैं, तो वो सस्ते में पेट्रोल डीज़ल पाकिस्तान के आर्मी वालों को बेचते हैं। लेकिन पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, क्योंकि पाकिस्तान ही तो सारा नेटवर्क चलाता है। ईरान के बॉर्डर तक ईरान के लोग शामिल हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से। इसी तरह मैक्सिको से अमेरिका में जितनी भी ड्रग्स साउथ अमेरिका से आती है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका के लोग शामिल हैं।
ठीक है, इनके पास सबमरीन्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आफ्टर ऑल अमेरिका में कहीं ना कहीं तो ना सिर्फ ये कि लोग शामिल हैं, बल्कि ख़रीदार बेचने वाले भी तो वहाँ के लोकल लोग हैं ना। तो ये अमेरिका को देखना होगा। मेक्सिको की प्रेसिडेंट बार बार कहती रही है अमेरिका को कि भाई साहब आपके लोग भी शामिल हैं इसमें। तो अमेरिका के कहने पे अब मेक्सिको, ठीक है, मैं एक बात मानता हूँ कि ये गलत है, ड्रग्स डीलर्स को सफाया होना चाहिए। ड्रग्स एक साइलेंट किलर है पूरी दुनिया में और उनका सफाया होना चाहिए, चाहे वो अमेरिका में आम, ज़्यादातर इसमें यंग जनरेशन ही मतलब मरती है जो इनको यूज़ करती है, एक पूरी जनरेशन नाकारा हो जाती है। तो अच्छी बात है इनके खिलाफ एक्शन लेना, लेकिन ये है कि ये अमेरिका के कहने पे किया गया था। और लेट्स सी, मेक्सिको के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि 80% वेपन हमने जो इन ड्रग कार्टेल से जब्त किए हैं वो अमेरिकन ओरिजिन के हैं। तो आप ये देखें कि मेक्सिको में ये हथियार 80% अमेरिका का है, वो भी तो उसी रास्ते से आया है। तो अमेरिका की बॉर्डर फोर्सेस क्या कर रही हैं, अमेरिका की कोस्ट गार्ड्स क्या कर रही हैं? तो सवालात बहुत हैं। अजीज दोस्तों, मैं आऊँगा एप्स्टाइन फाइल की तरफ। एप्स्टाइन फाइल ने तहलका मचाया हुआ है। आज की खबर ये है कि नॉर्वे के नॉर्वे के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे थोरबजॉन जाखलेन, वो हॉस्पिटल में हैं क्योंकि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। उनका नाम एप्स्टाइन फाइल में बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो ये भाई साहब उस वक्त जब ये गंदा काम कर रहे थे एप्स्टाइन के साथ मिलके, उस वक्त सोचना चाहिए था। एप्स्टाइन फाइल में सबसे ज़्यादा नाम जिसका आया है ना, वो यूके के एक्स प्रिंस, करंट किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू का नाम 302 बार आया है, 16 डॉक्यूमेंट्स में नाम आया है। इसके बाद बिल क्लिंटन का नाम 235 जगह पे है, डोनाल्ड ट्रंप का नाम 53 जगह पे है, बिल गेट्स का नाम 38 जगह पे है, एलन मस्क, स्टीव बैनन, हार्ली वेनस्टाइन, मतलब बहुत सारे लोगों के नाम है और सारे अमीर लोगों के नाम है, क्योंकि इसमें गरीब लोगों का तो बेचारों का कोई गुजारा ही नहीं ना। वो तो बिलियनर आदमी था एप्स्टाइन, जिसका अपना एक प्राइवेट आइलैंड था जिसमें इसने ये सारा घिनौना काम शुरू किया हुआ था। और मैं समझता हूँ कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और जैसे अब यूके में एक्शन लिया जा रहा है, मिडलसन जो कि यहाँ अमेरिका में यूके के एम्बेसडर थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम आया था और वो एप्स्टाइन को कई यूके के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते थे। ये ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। यूके के किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर उनको उनका इंटरव्यू लेके इनसे इन्वेस्टिगेशन करके उनको अभी छोड़ा गया है। इस तरह कई लोगों के नाम आ रहे हैं और नॉर्वे, यूके और कई अमेरिकन्स ख़ास तौर पे बड़े बड़े बिलियनर्स के नाम आ रहे हैं। और ये है कि ये एक बहुत बड़ा केस बनता जा रहा है। अब ये दुनिया के कॉन्शियस के ऊपर एक, मतलब ये एक इनका इम्तिहान है कि वो इसमें कितना पूरा उतरते हैं। एक बहुत ही घिनौना काम है। जिस तरह यूके की लड़कियों को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स ने टारगेट किया था, जिस तरह पाकिस्तान में और दीगर इस्लामिक मदरसों में मासूम छोटे छोटे बच्चों को सेक्स एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनाया जाता है, इतना ही घिनौना काम ये है। लेकिन कम से कम वेस्ट में ये बात है कि ऐसी चीज़ों को फ़ौरन कुछ ना कुछ इसका एक्शन लिया जाता है, तो होपफुली एक्शन लिया जाएगा। What alternatives are you going to put into place in your relationship with Europe, and also those tariffs that has been called illegal? How they're going to go impact the relationship with Russia, that you sanctions Well, some I want countries? Europe to strengthen up. Europe has gone woke. Europe is not recognizable when you go into so many places. Not all countries. You look at Hungary. You look at Poland, Czech, Slovakia. There are some countries that have gone
very much the opposite. Some really, and some others. But Europe has to be strong, and they become soft and not recognizable. You go into some of the countries, I don't want to be specific, but I think everyone knows what I'm talking about, and they're not recognizable. They become, the environmentalists have taken over. They've got windmills destroying their fields and their beautiful meadows and their oceans, and they're paying a fortune. Now, Europe has to get smart. Europe's getting killed on two things: energy and immigration. And if they don't solve both of them fast, Europe is not the same place. Yeah, please. अजीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि यूके के मामलात और यूरोप के मामलात इतने अच्छे नहीं, और मैंने यूरोप को मशवरा दिया है कि आपको इमिग्रेशन को कंट्रोल करना होगा। तो बात तो सही है। देखें, रेडक्लिफ है जो कि यूके का एक अमीर आदमी है, उसने ये कहा कि यूके कॉलोनाइज कर लिया गया है इमिग्रेंट्स द्वारा, और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के को ऑनर हैं, जो कि फुटबॉल की बहुत बड़ी टीम है, फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसके को ऑनर हैं सर जेम्स रेडक्लिफ। उन्होंने कहा कि आप किसी भी इकोनॉमी को उस वक्त तक नहीं अच्छा चला सकते जब आपके 90 लाख लोग बेनिफिट्स ले रहे हों फ्री में, यानी जॉबलेस अलाउंस और फ्री के घर और जो फ्री बीज होते हैं। अगर 90 लाख ये चीज़ें ले रहे हैं तो फिर आप कैसे अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर सकते हैं? यूके कॉलोनाइज हो चुका है इमिग्रेंट्स के हाथों, और 2020 में 58 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन थी, वो अब 70 मिलियन हो गई है। तो बाकी 12 मिलियन कहाँ से आए? उस पर बड़ा शोर हुआ कि ये रेडक्लिफ एग्जैजरेट कर रहा है, ये है वो है, लेकिन बात तो सही है ना, चीज़ें तो खराब हुई हैं। अब यहाँ पे फिर एक पोल हुआ कि आप रेडक्लिफ ने जो कहा है उसको सही समझते हैं कि गलत। तो 97% ने पोल में वोट डाला कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। और देखें, ये हमारे मुसलमान मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने रमज़ान की लाइट्स पूरे लंदन में लगाई हैं। क्रिसमस की लाइट्स इतनी ज़्यादा नहीं लगी थी जितनी रमज़ान की लगी हैं, जबकि यहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन हार्डली 5 से 6% है। उनके लिए ये सब किया जा रहा है। और आप यकीन माने कि क्रिसमस पे स्पेशल क्रिसमस जंपर पहने जाते थे, और स्कूलों से भी, हमारे बच्चे भी छोटे थे तो स्कूलों से आता था कि आप कोशिश करें कि क्रिसमस के प्रोग्रामों में अपने बच्चों को क्रिसमस के जंपर स्पेशल पहना के भेजें। लेकिन अब उस क्रिसमस जंपर को विंटर जंपर का नाम दिया गया, और ताकि यह है कि माइनॉरिटीज़ नाराज़ ना हों। लेकिन माइनॉरिटीज़ आपको नाराज़ करें वो सब सही है। अब जैसे एक स्कूल में एक बच्चे ने, प्राइमरी स्कूल का बच्चा, उसको रेसिस्ट डिक्लेयर किया गया। इसके माँ बाप को लेटर लिखा गया कि आपका बच्चा रेसिस्ट है, क्योंकि बच्चे को ये कहा गया कि तुमको है ना रमज़ान के हवाले से कुछ लेसन दिए जा रहे हैं, वो तुम्हें अटेंड करने। उसने कहा मैं नहीं अटेंड करूँगा, क्योंकि ये मेरा मज़हब नहीं है। आप मजबूर कर रहे हैं। आप मुसलमान मस्जिदों में नॉन मुस्लिम बच्चों को स्कूल के पूरे स्कूल के ट्रिप कराते हैं, वहाँ पे इस्लाम की तालीम दी जाती है। क्यों भाई? आप मुसलमान बच्चों को चर्च में क्यों नहीं लेके जाते? आप सारे बच्चों को अगर भेज रहे हैं मस्जिद में, तो आप सारे बच्चों को मंदिर में भी भेजें, गुरुद्वारे में भी भेजें, क्योंकि जितना यहाँ पे मुसलमान है उतना ही हिंदू और सिख भी हैं, और सबसे ज़्यादा तो क्रिश्चियन है, तो आप उनको नहीं भेज रहे। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मामला ख़राब होते जा रहे हैं। बच्चे के माँ बाप को लेटर लिखा स्कूल वालों ने कि भाई ये आपका बच्चा रेसिज्म की तरफ जा रहा है। तो ये है कि इनफ इज़ इनफ। देखें, एक लंदन में इलाका है इल्फोर्ड, उसमें 2-3 साल से एक पाकिस्तानी पहलवान नाम का पहलवान बिरयानी बेचता है, और सस्ते में बेचता है, और स्टूडेंट्स को बहुत सस्ते में देता है, और रमज़ान में फ्री इफ्तारियाँ करवा रहा है। पहली बात तो ये है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? तो जाहिर है कहीं ना कहीं से फंडिंग इसकी होती है
मुजाहिदीन की तरफ से। लेकिन आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने हैं ना। इसकी बिरयानी सेंटर इसने जो खोला था वो कुछ अरसे पहले अथॉरिटीज़ ने बंद कर दी थी, तो अब उसने एक और बड़ी जगह लेके इल्फर्ड में ही एक नया पहलवान बिरयानी खोला। रमज़ान में इसने ऐलान किया कि मैं फ्री में बिरयानियाँ बांटूंगा और इफ्तारी बांटूंगा फ्री में। आप यकीन माने पूरे के पूरे फुटपाथ ब्लॉक हो जाते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन को तो फॉलो करना है। अब जब ये पूरे के पूरे फुटपाथ ब्लॉक हो गए तो पुलिस आई, पुलिस तो नहीं थी, वो कौंसिल की कम्युनिटी फोर्सेस थी, वो आई और उन्होंने उससे कहा कि भाई रूल्स को फॉलो करो, तुमने इसकी परमिशन ली है, अगर तुम फ्री में बांट रहे हो तो ज़ाहिर है मुसलमान तो सबसे ज़्यादा मुफ्त खो रहे हैं, सारे के सारे पहुंच जाते हैं। तो इतने सारे लोग आ रहे हैं, पूरा इलाका का सिस्टम ख़राब होता है, तो तुम परमिशन लो इसकी। उस पे पाकिस्तानी सारे जमा हो गए और उसको सुनाने लगे। और मैं आपको ये पूरी वीडियो ऐसे ही दिखा रहा हूँ, अगर मैं अलग से लगाऊंगा तो फिर ये 2.5 मिनट की वीडियो है, आप कहोगे ये टाइम बढ़ाता है हमारा। तो इसमें बहस कर रहे हैं पुलिस वाले से, उससे कम्युनिटी इन्फोर्सर है जो कौंसिल का, उससे बहस कर रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये है कि सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो अजीज़ दोस्तों, हालात सारे ऐसे ही हैं। ऐसा ही हमने एक देखा कि लंदन के एक स्कूल में एक 13 साल का लड़का छुरियां लेके 2 क्लासमेट्स को छुरियां मारता है और साथ में नारा लगाता है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। 13 साल का बच्चा। ये हालात हैं और ऐसे में मुसलमान, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट पाकिस्तानी आ रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा के नाम पे आते हैं। मैं ऐसे पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और फिर फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बस फीस भर दी है और वीज़ा को एक्सटेंड कर रहे हैं, शादियों की कोशिश करते हैं। ये अभी एक लड़का पकड़ा गया है जो कि एक फेक मैरिज कर रहा था, यहाँ की नेशनलिटी लेने के लिए पुलिस पहुँच गई, उसको गिरफ्तार किया कि भाई तुम तो ये फेक मैरिज कर रहे हो। तो हर जायज़ नाजायज़ तरीके से यहाँ पे सेटल होने के लिए ये सब करते हैं। यहाँ की डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है। लेट्स सी कि अथॉरिटीज़ इसको किस तरह कंट्रोल करती है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।